हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मेटलर्जी का पार्ट 5 करने जा रहे हैं और एक वीडियो और बनेगा शायद, और आपकी जो मेटलर्जी है वो कंप्लीट हो जाएगी। आज का जो मेटलर्जी का पार्ट 5 है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो ध्यान से समझना है आज का लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने जो मेटलर्जी में देखा कि 4 स्टेप होते हैं, और उन 4 स्टेप्स के अलावा भी हमें अलग से सेपरेट स्टडी करनी है। किसकी? मेटलर्जी। आयरन की करनी है, कॉपर की करनी है और एल्यूमिनियम की करनी है। ये 3 अगर हम कर लेते हैं, आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम, तो बहुत है। हमारे सिलेबस में इतना ही। आयरन को कैसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे आयरन की ओर से, कॉपर को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे कॉपर की ओर से, और एल्यूमिनियम को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे एल्यूमिनियम की ओर से। ठीक है, तो बाकी जो है वो एक बार हम स्किप करेंगे। हम केवल 3 पढ़ेंगे, आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम आयरन ओर। तो हमें पता था कि पिछले लेक्चर में मेटलर्जी के अंदर कितने स्टेप लगते हैं बच्चों? 4 स्टेप। पहले हमें क्या करना पड़ेगा? कंसंट्रेशन ऑफ ओर करना पड़ेगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड करना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा? रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल, और उसके बाद हमें रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो ये 4 स्टेप्स अगर हम लगा दें तो हमारा जो आयरन है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा फ्रॉम द आयरन ओर। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए बच्चों? सबसे पहले चाहिए आपको ओर। सबसे पहले क्या चाहिए? ओर। तो हम चेक कर लेते हैं कि आयरन के कौन कौन से ओर होते हैं। तो मेटलर्जी ऑफ आयरन में अगर हम बात करें तो ओर्स होते हैं हेमेटाइट, Fe2O3, Fe3O4 मैग्नेटाइट, FeCO3 सिडेराइट और FeS2 आपके पास क्या होता है? आयरन पायराइट। ये चारों और जो है आयरन के, उनके फॉर्मूले और नेम आपको हर टाइम याद होने चाहिए। Fe2O3 हेमेटाइट, Fe3O4 मैग्नेटाइट और FeCO3 सिडेराइट और FeS2 आयरन पाइड। बट हमें ये 2 ही और पढ़ने हैं, क्योंकि इनमें जो परसेंटेज ऑफ आयरन होता है वो ज़्यादा होता है। मैंने बताया था, और ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर एक के अंदर परसेंटेज हाई होता है और एक के अंदर परसेंटेज कम होते हैं। तो मेन जो और है वो यही हमारे हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, 4 मेथड लगाने थे, 4 स्टेप कह सकते हो आप, और उन 4 स्टेप्स के अंदर हमें पहला मेथड लगाना है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है? ग्रेविटी सेपरेशन मेथड हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस और लीचिंग। तो बच्चों लीचिंग नहीं लगाएंगे। मैंने आपको जब लीचिंग का इस टाइम बताया होगा, केवल एल्यूमिनियम के लिए किसका यूज़ करेंगे? लीचिंग का। तो लीचिंग नहीं लगेगा बच्चों। उसके बाद फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस किस लिए यूज़ किया जाता है? सल्फाइड और के लिए, ये भी मैंने बताया था। तो मैं केवल Fe3O4 की बात कर रहा हूँ, या फिर Fe2O3 की बात कर रहा हूँ, हेमेटाइट की बात कर रहा हूँ और मैग्नेटाइट की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर सल्फर नहीं है तो मैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस भी नहीं लगाऊंगा। इसका मतलब क्या हो गया? पास ये 2 प्रोसेस, 4 में से 2 प्रोसेस तो लग नहीं सकते। अब बच गए 2, उनमें से डिसाइड करेंगे। तो पहले के लिए पहला लगेगा, यानी Fe2O3 के लिए हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड या ग्रेविटी सेपरेशन मेथड लगेगा, और Fe3O4 के लिए आपके पास है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड की बजाय कौन सा बेस्ट रहेगा? हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड बेस्ट रहेगा। ऐसा क्यों होता है? हम बात करें तो Fe2O3 के लिए हमने कौन सा चुना? ग्रेविटी सेपरेशन मेथड चुना, क्योंकि इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ है और जो आपका ओर है उनके बीच में डेंसिटी का डिफरेंस होता है, तभी हम ये मेथड लगा सकते हैं। जबकि Fe3O4 की बात करें तो Fe3O4 आपका कैसा होता है? मैग्नेटिक इन नेचर होता है, मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होने वाला होता है। इसलिए हम कौन सा मेथड लगाएंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड लगाएंगे। इनकी डिटेल मैंने आपको पिछले लेक्चर में, पीछे जो वीडियो आपकी है उसमें करवा चुका हूँ। सबसे पहले हम बात करें ग्रेविटी सेपरेशन मेथड कब यूज किया जाएगा बच्चों? व्हेन ओर एंड इम्प्योरिटी हैज डिफरेंस इन डेंसिटी। अगर डेंसिटी का डिफरेंस है तभी आप इसका यूज कर सकते हो। और इम्प्योरिटी के बीच में कोई हल्का होना चाहिए और कोई भारी होना चाहिए। मतलब और इम्प्योरिटी की बात करें तो उनमें से एक हल्का होना चाहिए, एक भारी होना चाहिए, चाहे कौन सा भी। Fe2O3 हेमेटाइट और इज हैवी एंड इम्प्योरिटी इज लाइट। इसमें इम्प्योरिटी की आपकी लाइट है, और Fe2O3 जो आपके पास और है वो आपके पास कैसा है बच्चों? हैवी है। ठीक है, तो इसमें क्या करते थे हम? एक टेबल लेते थे, स्लोप होते थे, इंक्लाइंड सरफेस बना होता था, और इसके अंदर हम क्या करते हैं? जो वाटर फ्लो कर रहा है जहाँ से हम करेंगे, तो आपकी जो इम्प्योरिटीज़ है वो यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगी, और आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? आपको प्योर और मिलेगा। ठीक है बच्चों, इस केस के अंदर आपके जो इम्प्योरिटी सेटल डाउन होगी, यहाँ पे आपको बोला कि कौन सा हैवी है बच्चों? हैवी कौन सा था? Fe2O3। तो Fe2O3 यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, और आपकी जो इम्प्योरिटीज़ है, गैंग है, वो आपकी यहाँ आ जाएगी बच्चों। ठीक है, ये जो पिछली वाला लेक्चर का जो वीडियो है वही हमने
इसमें से इमेज लगा दी, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया। इम्प्यूरिटीज आर लाइट, सो व्हेन वी पास वाटर इनटू इट्स इम्प्यूरिटीज स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन वाटर सरफेस। तो वो आपके पास वाटर सरफेस पे फ्लोट करना क्या कर देगी, स्टार्ट कर देगी बच्चों, ठीक है। इम्प्यूरिटीज कैसी है, लाइट, तो वाटर के साथ फ्लो करके नीचे भी आ जाएगी, तो आपको ये ध्यान रखना है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, इसमें दो रोलर होते हैं, एक मैग्नेटिक होता है, एक नॉन मैग्नेटिक होता है। और इसके ऊपर ये तभी यूज करते हैं व्हेन ओर एंड इम्प्यूरिटीज है डिफरेंस इन मैग्नेटिक करेक्टर। डेंसिटी नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा, मैग्नेटिक, तभी हम इसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसमें दो रोलर लगे होते हैं, एक मैग्नेटिक होता है, एक नॉन मैग्नेटिक होता है। जैसे इस पे ओर को डाला जाता है तो इसमें जो मैग्नेटिक अट्रैक्ट होता है वो यहीं गिर जाएगा, यानी नज़दीक एक ढेर बन जाएगा। और जो मैग्नेटिक अट्रैक्ट नहीं होते उनका एक ढेर कहाँ बन जाएगा, दूर जाके बन जाएगा। तो ये आपका नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल होगा जो दूर गिरेगा, वो आपकी इम्प्योरिटीज होगी, क्योंकि Fe3O4 है वो आपके पास कैसा आता है, मैग्नेटिक पार्टिकल्स होता है। तो ये आपके पास नियर द मैग्नेट। तो आप इनमें से कौन सा एक मेथड लगा सकते हो, आप चाहो तो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड भी लगा सकते हो, हाइड्रोलिक क्रॉसिंग मेथड लगा सकते हो, और आप चाहो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड भी लगा सकते हो। तो पहला मेथड हमारा कंप्लीट हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ एन ओर। आयरन का कंसंट्रेशन ऑफ एन ओर करना है तो हमारे पास केवल दो ओर से एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक हेमेटाइट है और एक मैग्नेटाइट है। हेमेटाइट का फॉर्मूला है Fe2O3 और मैग्नेटाइट का फॉर्मूला है Fe3O4। तो इसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर है उसके अंदर 4 मेथड्स होते हैं। पहला हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड होता है, दूसरा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड होता है, तीसरा आपका फोर्थ प्रोटेशन प्रोसेस होता है, और चौथा लीचिंग। लीचिंग केवल किस लिए लगेगा बच्चों, किसके लिए लगेगा, एल्यूमिनियम के लिए लगेगा, तो इसलिए वो हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। फोर्थ प्रोटेशन प्रोसेस तब लगेगा जब आपका सल्फाइड और हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों ही ऑक्साइड और हैं, सल्फाइड और नहीं है तो ये भी नहीं लगेगा। अब बच गए दो, दो आप लगा सकते हो, ठीक है बच्चों। डिपेंड करता है थोड़ा बहुत इम्प्योरिटी पे भी। अब हम क्या करेंगे, प्योर ओर को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, ऑक्साइड के अंदर। सेकंड स्टेप आ गया हमारा कि प्योर जो आपका कंसनट्रेट ओर है इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, मेटल ऑक्साइड के अंदर। और मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हमने सिर्फ दो मेथड पढ़े थे, एक कैल्सिनेशन और एक रोस्टिंग। रोस्टिंग कब लगता है, सल्फाइड ओर के लिए लगता है बच्चों। रोस्टिंग कब लगता है, सल्फाइड ओर के लिए। तो सल्फाइड ओर है नहीं तो रोस्टिंग भी यहाँ पे नहीं लगेगा। तो इसके बाद इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है बच्चों। जो मैंने एक मेथड्स के अंदर भी आपको या कहीं एक स्टेप के अंदर मैंने आपको कई मेथड्स कराए हैं, उन मेथड्स में से सभी नहीं लगेंगे, कोई एक ही लगेगा, वो आपको सेलेक्ट करना है कौन सा लगेगा और कौन सा नहीं लगेगा। तो इसमें कैल्सिनेशन कराएंगे। तो कैल्सिनेशन में क्या करेंगे बच्चों, वही जो आपकी लाइन कैल्सिनेशन की थी वो नोट्स में लिख सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले कैल्सिनेशन बता सकते हो कि कैल्सिनेशन होता क्या है, पर मैं बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि पिछले वाले लेक्चर के अंदर हमने कर चुके हैं। तो मैं केवल रिएक्शन लिख रहा हूँ कि जो आपका Fe2O3 और जो आपका ग्रेविटी सेपरेशन मेथड से आया तो कुछ अमाउंट इसके अंदर वाटर की ऐड होगी, उसको आप हीट करोगे लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर के अंदर, तो आपका आयरन का ऑक्साइड बन जाएगा। वाटर वेपर्स आपके क्या हो जाएंगे बच्चों, अलग हो जाएंगे। आपको ध्यान हो तो आपका अगर और हाइड्रोक्साइड हो, आपका और आपका हाइड्रेटेड फॉर्म हो, आपका और आपका कार्बोनेट और हो, तब आप कौन सा मेथड यूज करते हो, कैल्सिनेशन मेथड यूज करते हो। कौन सा मेथड यूज करते हो बच्चों, कैल्सिनेशन मेथड क्या क्या करते हो, यूज करते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपके पास आएगा रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल फ्रॉम रिएक्टिविटी सीरीज वी नो रिडक्शन ऑफ आयरन इज डन बाय स्मेल्टिंग प्रोसेस। आपको पता होगा कि जो कार्बन से ऊपर है, कार्बन से जो ऊपर है उन मेटल्स का रिडक्शन कैसे कराएंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, जो अभी पढ़ना क्या है बच्चों, बाकी है, अभी हमने पढ़ा नहीं है। कोई बात नहीं, आगे वाले लेक्चर के अंदर हम पढ़ लेंगे। और कार्बन से यहाँ तक हाइड्रोजन तक जो है उनको हम रिडक्शन करेंगे किससे बच्चों, स्मेल्टिंग से। जो मैंने कहा था पिछले वाले लेक्चर में स्मेल्टिंग को स्किप करता हूँ, आगे पढ़ाऊँगा। तो ये आप जो टाइम है वो आ चुका है कि अब स्मेल्टिंग को किया जाए, उनको भी पढ़ा जाए, उनको नज़रअंदाज करते हुए आज हम स्मेल्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। और जो नीचे वाले मेटल्स हैं उनका हीटिंग से ही रिडक्शन हो जाता है, क्योंकि ये केवल ऑक्साइड होते हैं, हीट बर करना होता है। जैसे आपके पास मरकरी का है तो मरकरी ऑक्साइड होता है, इनको केवल आपने हीट किया, मरकरी अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन आपका क्या हो जाएगा बच्चों, अलग हो जाएगा। तो इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि स्मेल्टिंग क्या होता है, किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। ये स्मेल्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। जो ये जो है ना, ये आपका जो पार्ट है ये क्या रहता है, थ्रोट। क्या कहलाता है बच्चों, थ्रोट। जैसे हमारा गला होता है ना, ऊपरी ऊपर वाला पार्ट होता है वो थ्रोट कहलाता है इसका, ठीक है। फिर थोड़ा नीचे आएंगे तो हमारा पेट आ जाएगा, पेट को बेली भी बोलते हैं ना। तो ये वाला जो पार्ट है ना जो फैला हुआ है ये क्या कहलाता है बच्चों, बेली कहलाता है। क्या कहलाता है, बेली।
और जो नीचे जो अर्थ के साथ कनेक्ट है, ये बॉटम वाला जो पार्ट है, ये हर्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? हर्थ। अर्थ से जुड़ा हुआ हर्थ, याद रख लेना ऐसे, अर्थ से जुड़ा हुआ हर्थ। और बीच वाला याद रह जाएगा, पेट जो हमारे जैसे बीच में होता है तो बेली होता है, ऊपर वाला थ्रोट होता है। ठीक है, ये जो डायग्राम है वो आपका एनसीईआरटी में से एज इट इज उठाया गया है, ऐसे ही एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, इसके अंदर हमने अलग अलग जोन में बनाने हैं। अब देखिए ध्यान से, थोड़ा सा मैं आपको रियलाइज कर देता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो आपके पास पोर्ट लगे हुए हैं, पाइप लगी होती है, यहाँ से हम हॉट एयर को पास कराते हैं। किसको पास कराते हैं बच्चों? हॉट एयर को पास करवाते हैं। और जो ये थोड़ा सा ऊपर होती है पाइप ये लगी होती है, ये स्लैग टेकन आउट होता है। स्लैग क्या होता है बच्चों? आपको पिछले लेक्चर बता चुका हूँ। जैसे मान लो मैंने एक गिलास के अंदर गर्म दूध ले रखा है। क्या ले रखा है बच्चों? गर्म दूध रखा है। तो इस गर्म दूध के ऊपर है, कुछ समय के बाद क्या आ जाएगी? मलाई आ जाएगी ना। तो वैसे ही आपके पास जो लिक्विड मेटल्स होता है, उसको थोड़ा सा भी ठंडा किया जाए ना, तो उसके ऊपर क्या आ जाता है? स्लैग। स्लैग जो होता है वो आपका दोबारा से मेल्ट नहीं होता है, और ये जो होता है उसके अंदर मिक्स भी नहीं होता है मेटल के अंदर, और ये ऊपर तैरना स्टार्ट कर देता है। तो जैसे हम मलाई को अलग करते हैं, वैसे स्लैग को भी हम क्या कर लेंगे? अलग कर लेंगे। और नीचे वाले पार्ट से हम लिक्विड मेटल को क्या निकाल लेंगे? बाहर निकाल लेंगे। और ऊपरी ऊपर हम क्या डालेंगे बच्चों? चार्ज डालेंगे। क्या डालेंगे बच्चों? चार्ज। चार्ज क्या होता है? चार्ज इसका मिक्सर होता है भाई, Fe2O3, कार्बन, कोक और लाइमस्टोन, CaCO3, इन तीन का मिक्सर। अभी हम पहले स्टेप के अंदर क्या लेके आए बच्चों? हम लेके आए हैं कंसनट्रेट ऑफ करने के बाद हमने मेटल ऑक्साइड भी बना लिया है बाय यूजिंग द कैल्सिनेशन। और अब हम चर्चा कर रहे हैं बच्चों कि कैसे हम मेटल ऑक्साइड से मेटल बना सकते हैं, और वो प्रोसेस लगेगा हमारा स्मेल्टिंग, क्योंकि मिडल रिएक्टिविटी मेटल्स है रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर। और अगर हाईली रिएक्टिव मेटल्स है तो उनके लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन लगता है, और जो लोअर रिएक्टिविटी मेटल्स है उनको केवल हीटिंग से ही रिडक्शन करवाया जा सकता है। तो इसके अंदर हम दो चीज़ और डालेंगे, कोक डालेंगे और लाइमस्टोन डालेंगे। उनके मिक्सर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? चार्ज बोलते हैं। अब ये जो फर्नेस है ना, ये जो फर्नेस है, इस फर्नेस को हम बोलते हैं बच्चों ब्लास्ट फर्नेस। कौन सी फर्नेस बोलते हैं बच्चों? ब्लास्ट फर्नेस, हिंदी में वात्या भट्टी। ठीक है, 10th में था, आपको अगर ध्यान हो तो सारा वही कर रहे हैं। ब्लास्ट फर्नेस हैज 4 जोन। कितने जोन में डिवाइड कर दिया इसको, भट्टी को? 4 जोन के अंदर। पहला कौन सा जोन बना दिया? कंबशन जोन। कंबशन का मतलब क्या? जलना, यहाँ पे जलेगा कुछ चीज़, यानी बहुत गर्म होगा। फिर कौन सा आ जाएगा बच्चों? रिडक्शन जोन, जहाँ पे रिडक्शन होगी। उसके बाद क्या आएगा? स्लैग फॉर्मेशन जोन, स्लैग बनेगा। उसके बाद आएगा फ्यूजन जोन या फिर मेल्टिंग जोन, जहाँ पे मेल्ट होगा। ठीक है बच्चों, तो नाम से क्लियर हो रहे हैं, ध्यान रखना है। पहले जलाएंगे, फिर रिडक्शन हो जाएगी, फिर आपके पास स्लैग बनेगा, और फिर आपके पास मेल्ट हो जाएगी। तो 1 बाय 1 स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? ऊपर से चार्ज डालते हैं और नीचे से हॉट एयर पास करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? चार्ज डालेंगे। चार्ज कहाँ पे होता है? टॉप पे। और ये जो आपके पास कंबशन जोन होता है, ये बॉटम पार्ट होता है बच्चों। कहाँ होता है? बॉटम पार्ट होता है, ये ध्यान रखना। ये चार्ज होता है Fe2O3 प्लस कार्बन प्लस लाइमस्टोन। अब जो रिलीज हीट विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ फर्नेस एट हाई टेम्परेचर CO इज फॉर्म्ड। अब आपके पास क्या होगा? जब हॉट एयर डाली तो हॉट एयर ने कोक के साथ रिएक्शन की और कौन सी गैस बना ली? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये हीट, और ये रिएक्शन कैसी होती है? आपका एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है बच्चों। ये भी लिख लेना नोट्स में कि इन दिस जोन द रिएक्शन टेक्स प्लेस इज एक्जोथर्मिक इन नेचर, सो हाईली एनर्जी इज रिलीज एंड द टेम्परेचर ऑफ दिस जोन इज वेरी हाई। मैं लास्ट में टेम्परेचर बता दूंगा इस जोन का कितना है, बट आपको ये 3 लाइन जरूर लिखनी है। क्या लिखोगे बच्चों? कि एक तो क्या होता है, ये जो कंबशन जोन होता है, ये कहाँ पे होता है? बॉटम पार्ट पे होता है, नीचे होता है। और जो आपका कोक है वो हॉट एयर के कांटेक्ट में आने के बाद कोक इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एंड दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, सो प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ हीट, देयरफॉर द टेम्परेचर ऑफ दिस जोन इज वेरी हाई। ठीक। और जो CO2 गैस है वो ऊपर की तरफ बढ़ेगी। ऊपर की तरफ बढ़ेगी बच्चों, CO2 गैस कहाँ बढ़ेगी? ऊपर की तरफ बढ़ेगी। और अगर ऊपर की तरफ बढ़ेगी तो देखिए, जैसे CO2 गैस मान लीजिए यहाँ ऐसे जानी स्टार्ट हो गई, निकलनी, तो ऊपर से फिर क्या आ रहा है? कार्बन आ रहा है। तो उसके साथ भी बच्चों क्या करेगा? ये रिएक्शन करेगा, और उसके साथ रिएक्शन करके आपके पास क्या बना लेगा? CO भी बना लेगा। अब वो बोथ रिएक्शंस आर कंबशन रिएक्शन। दोनों रिएक्शन कौन सी है? ये कंबशन रिएक्शन है। ठीक है बच्चों, तो ये कौन सा जोन की बात करें हम? कंबशन जोन। तो इसी के अंदर ऐड कर लेना।
टेम्परेचर आ गया कितना 1973 केल्विन, आप 2100 केल्विन भी लिख सकते हो, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है बच्चों। ठीक, ये आपकी रिएक्शन होती है, ये दोनों रिएक्शन रिपीट हुई है। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड मिला जो ऊपर जाएगा क्योंकि गैस है। ब्लास्ट फर्नेस में आयरन और के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, और ये CO किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का। जब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर से क्या आ रहा होगा, Fe2O3 आ रहा होगा, क्योंकि हमने चार्ज डाल रहे हैं और चार्ज के अंदर क्या Fe2O3 भी तो है ना, तो Fe2O3 CO के साथ रिएक्शन करके उसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो वो जोन कौन सा हो जाएगा भाई, रिडक्शन जोन हो जाएगा। कौन सा जोन हो जाएगा बच्चों, रिडक्शन जोन। ठीक है, दूसरे स्टेप की अगर हम बात करें तो कौन सा है हमारे पास, रिडक्शन जोन। रिडक्शन जोन में क्या होती है, फ्लोइंग केमिकल रिएक्शन होती है। जो आपका Fe2O3 है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके पहले क्या बनेगा, Fe3O4 बनेगा। Fe3O4 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ फर्दर रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा, FeO बनेगा। और FeO फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा, Fe+CO2 बना लेगा। अब आपके पास मान लीजिए CO कम है और थोड़ा बहुत FeO का पार्ट बच गया, तो उसके साथ कोक भी आपके पास क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, कोक भी। ठीक है, पर ये मैंने एलिंगन डायग्राम से अच्छी तरीके से समझाया था, नोट भी डाला था मैंने। बिलो 1073 केल्विन CO इज रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और अबो 1073 कार्बन आपका कैसा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अगर टेम्परेचर 1073 केल्विन से ऊपर है तब तो वहाँ पे जो आपका कार्बन है वो भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, और अगर टेम्परेचर कम है 1073 केल्विन से तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो ये आपको रिएक्शन देखनी है। पहले Fe2O3 किस में कन्वर्ट होगा, Fe3O4 में। CO2 तो निकले ही निकलेगा, ये बात ध्यान रखना, केवल कोक में ही कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। फिर Fe3O4 फिर रिएक्शन करेगा तो एक और ऑक्सीजन कम कर देते हैं, FeO बनाएगा। FeO को फिर रिएक्शन करेगा, CO2 बन जाएगा और आपके पास Fe बच जाएगा। अगर थोड़ा बहुत है, अगर टेम्परेचर की बात करें तो आपका FeO कोक के साथ भी Fe में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद आता है स्लैग फॉर्मेशन जोन। हमारे पास Fe2O3 कहाँ पे है, रिडक्शन जोन में। कोक कहाँ हुआ, कंबशन जोन में। और CaCO3 का कहाँ पे यूज होगा, स्लैग फॉर्मेशन जोन में। CaCO3 जो आपके पास है उसको हम हीट करेंगे, हीट करने के बाद क्या होगा, ये टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। ये आपको पता है बच्चों, ये आपकी 10th की रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो सिलिका के साथ रिएक्शन करेगा और किसका फॉर्मेशन कर लेगा, स्लैग। फ्लैक्स और आपकी इम्प्योरिटीज मिलकर क्या बनाते हैं, स्लैग बनाते हैं। और ये कलेक्टेड होगा कहाँ पे, फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस। तो ये जो आपके पास है ये लिक्विड मेटल्स है, स्लैग इसके ऊपर ये जो दिखाई दे रहा है स्लैग आ जाएगा। ये जो पाइप लगी है यहाँ से स्लैग को बाहर निकालेंगे, नीचे जो पाइप लगी है यहाँ से लिक्विड मेटल को क्या कर लेंगे, बाहर निकालेंगे। स्लैग जोन हो चुका है बच्चों। ठीक है, उसके बाद कौन सा आता है, फ्यूजन जोन। अब आपके पास क्या होता है, आयरन जो सॉलिड होता है उसको थोड़ा हीट करके आयरन लिक्विड में भी कन्वर्ट कर जाएगा और कलेक्टेड किया जाएगा फ्रॉम द बॉटम ऑफ ब्लास्ट। और ये जो जोन होगा ब्लास्ट फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस, ओनली ब्लास्ट मत लिखना, ब्लास्ट फर्नेस, इस जोन को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन जोन बोलते हैं। ठीक है, तो फ्यूजन जोन के लिए आपको एक दो लाइन लिख लेना, आप एनसीईआरटी की हेल्प भी ले सकते हो। तो ये जो टेम्परेचर है हमारे पास 4 जोन की बात करें तो टेम्परेचर ऑफ ऑल 4 जोन इन ब्लास्ट फर्नेस क्या है, कंबशन जोन है 1500 से लेकर 1600 डिग्री सेल्सियस है, पर थोड़ा एनसीईआरटी में देखो तो आपको ये ज़्यादा ही मिलेगा। रिडक्शन जोन 300 से 700 डिग्री सेल्सियस है। स्लैग फॉर्मेशन जोन का 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस है। फ्यूजन या मेल्टिंग जोन का 1200 से लेकर 1500 डिग्री सेल्सियस तक है। ये टेम्परेचर है, बाकी आप एनसीईआरटी से भी डेटा उठा सकते हैं। स्मेल्टिंग ऑफ आयरन की बात करें तो द मेटल ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस इज कॉल्ड पिग आयरन। और ये कोई काम का नहीं है बच्चों, बिल्कुल भी घटिया किस्म का आयरन होता है। तो पूछ ले, 3 आयरन होते हैं, पिग आयरन, कास्ट आयरन, रोट आयरन। सबसे बढ़िया होता है रोट आयरन और सबसे घटिया होता है पिग आयरन। पिग आयरन इज नॉट एनी इंडस्ट्रियल यूज, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, कार्बन ज़्यादा परसेंट के अंदर होता है। कार्बन ज़्यादा होता है तो ये हार्ड एंड ब्रिटल होता है, टूट जाता है। जैसे हम मान लो उसको पकड़ के थोड़ा सा उस पर फोर्स लगाया जाए तो टूट जाएगा, हार्ड होता है और ब्रिटल होता है। पिग आयरन इज देन कन्वर्टेड इनटू कास्ट आयरन बाय रीमेल्टिंग पिग आयरन। जो आपका पिग आयरन हमने निकाला, ठंडा होने के बाद वो सॉलिड में आ चुका है, उसको वापस उसको मेल्ट करेंगे और उसके अंदर प्योर स्क्रैप आयरन डालेंगे। क्या डालेंगे, स्क्रैप आयरन डालेंगे। तो उसमें आयरन की अमाउंट बढ़ जाएगी, कार्बन की अमाउंट कुछ कम हो जाएगी मेल्ट करने के कारण दोबारा से। तो आपका अब जो आयरन बनेगा वो कौन सा हो जाएगा, कास्ट आयरन। तो पिग आयरन के अंदर अमाउंट 5% होती है कार्बन की, और कास्ट आयरन के अंदर 2.5 से लेकर 5% होती है, 3 भी हो सकती है, 3.4 भी हो सकती है, इनके बीच में हो सकती है।
एज द परसेंट ऑफ कार्बन रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ आयरन इंक्रीज। जैसे जैसे कार्बन की परसेंटेज कम होती जाएगी आपके पास क्वालिटी ऑफ आयरन क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो पिग आयरन के अंदर कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा थी, इसलिए वो बढ़िया आयरन नहीं है, किसी भी पर्पज़ के तौर पर हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, कुछ भी हम उससे बना नहीं सकते। बट जो आपके पास कास्ट आयरन है वो थोड़ा सा इससे अच्छा है, पर हम बेस्ट करेंगे इसका और भी। क्या बनाएंगे हम, रोट आयरन बनाएंगे। अब आ गया रोट आयरन। रोट आयरन कैसे बनाएंगे बच्चों, रोट आयरन के अंदर कार्बन क्या होता है 0.2% होता है, प्योरेस्ट फॉर्म आयरन की, हाईली मेलेबल है, डक्टाइल है। रोट आयरन फॉर्म बाय ऑक्सीडाइजिंग द इम्प्योरिटीज ऑफ कास्ट आयरन। कास्ट आयरन के जो इम्प्योरिटीज है उनको ऑक्सीडाइज कर दिया जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, रोट आयरन बन जाएगा। उसके बाद आता है स्टील। स्टील एक आयरन की एलॉय है। स्टील इज नॉट फॉर्म ऑफ आयरन, ये कोई आयरन की फॉर्म नहीं है, इट इज एन एलॉय। क्या होती है, एलॉय होती है। एलॉय होती है किसकी, आयरन की और कार्बन की। और आयरन कार्बन जो होता है वो 0.2 से लेकर 5% होता है। ये आपके पास क्या होता है, स्टील। तो ये आपके थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ। सबसे पहले आयरन का ओर लिया, इसमें स्मेल्टिंग की, स्मेल्टिंग के बाद पिग आयरन मिला, कास्ट आयरन मिला, रोट आयरन मिला, और लास्ट में हमने एलॉय ऑफ कार्बन भी एलॉय पड़ा, कार्बन आयरन को मिला के क्या बना, स्टील बना। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे पास है स्मेल्टिंग ऑफ आयरन। हमने क्या किया, आयरन का जो ओर थे वो हमने दो ही लिए, कौन से, एक तो लिया Fe2O3 या फिर Fe3O4 लिया। सबसे पहले हम कंसनट्रेशन ऑफ और लगाएंगे, और कंसनट्रेशन ऑफ एन और में हमारे पास 4 मेथड्स होते हैं। लीचिंग नहीं लगा सकते, केवल एल्यूमिनियम के लिए लगेगा। फ्रोथपोलिटेशन प्रोसेस सल्फाइड और के लिए लगेगा, पर हमारे पास केवल ऑक्साइड और है तो वो भी नहीं लगेगा। अब हम दो में से इनमें से कोई मेथड्स हम लगा सकते हैं। वैसे बेस्ट रहेगा कि Fe2O3 के लिए आप हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड लगाएं, और Fe3O4 के लिए आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड लगाएं। उसके बाद हमारे पास प्योर और हो चुका है। प्योर और करने के बाद हमें क्या करना है, इसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। सेकंड स्टेप क्या थी, प्योर और यानी कंसंट्रेशन ऑफ एन और होने के बाद हमें इसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं बच्चों, एक कैल्सिनेशन, एक रोस्टिंग। रोस्टिंग सल्फाइड और के लिए लगेगा, सल्फाइड और है नहीं तो हम क्या लगाएंगे, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन यहाँ पे क्या होगा, जब आप हाइड्रोलिक वॉशिंग करके आओगे तो Fe2O3 प्लस में इसके साथ जुड़ा हुआ मिलेगा, 2 मोलिक्यूल वाटर के। तो ये हाइड्रेटेड फॉर्म हो गई। हाइड्रेटेड फॉर्म के लिए आपके पास, या हाइड्रेटेड और के लिए, हाइड्रोक्साइड के लिए और कार्बोनेट और के लिए हम कैल्सिनेशन प्रोसेस करते हैं। कैल्सिनेशन में क्या होता है कि जो आपका ये मैंने 3 नाम लिए, इन और को हम लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हीट करेंगे तो आपका Fe2O3 बन जाएगा, और वाटर के मोलिक्यूल आपके पास क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमें क्या करना है, मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करना है। मेटल ऑक्साइड को किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, मेटल में। उसके लिए हमें रिडक्शन करवानी पड़ेगी, और रिडक्शन ये मिडल रिएक्टिविटी मेटल्स है तो इसके लिए स्मेल्टिंग करवाई जाएगी। स्मेल्टिंग कैसे की जाएगी, स्पेशल फर्नेस लेंगे, ब्लास्ट फर्नेस। उसमें 4 जोन होंगे। पहला जोन होगा कंबशन जोन, जिसमें जलेगी कुछ चीज़ें। उसके बाद होगा आपका रिडक्शन जोन, उसके बाद होगा स्लैग फॉर्मेशन जोन, और उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, फ्यूजन जोन हो जाएगा। तो ये आप बैक करके दोबारा से 1 बाय 1 देख सकते हो। तो ये हमारे पास था, और 3 टाइप के हमने आयरन पढ़े। एक था कास्ट आयरन जिसमें कार्बन की परसेंटेज 5% होती है, सॉरी पिग आयरन जिसमें कार्बन की परसेंटेज 5% होती है, जो कि कोई काम का नहीं है। उसके बाद हम उसमें रीमेल्ट करके पिग आयरन को उसमें स्क्रैप आयरन डाल के हम कास्ट आयरन तैयार करते हैं, जिसके अंदर आपकी परसेंटेज जो होती है वो कुछ कम हो जाती है। बट सबसे बेस्ट आपके पास जो आयरन होता है वो रोट आयरन होता है। रोट आयरन को कैसे करते हैं, जो कास्ट आयरन के अंदर जो इम्प्योरिटीज होती है उनको ऑक्सीडाइज किया जाता है, इसके अंदर केवल कार्बन 0.2% रहता है। तो आज हमने मेटल्स, कौन सी मेटल का एक्सट्रैक्शन सीखा बच्चों, आज हमने आयरन को एक्सट्रैक्ट करना सीखा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।